जैसे हमने नई टेक्नोलॉजी वर्ड बताया, आप लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसमें देखिए, हाउ फेडरल स्ट्रक्चर हैज बिकम कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, डिस्कस इन द रेफरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। क्या क्वेश्चन है। अब इसको समझना थोड़ा कठिन है, आप अगर आइडिया लगा सकते हैं तो कुछ लगाइए, बोलिए कि कोई बोले तो अच्छा लगेगा। बोलो तुम बोल सकते हो। क्या समझ रहे हो इस क्वेश्चन से। हाँ बोलो बोलो, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत, बैठे बैठे बोलो। केंद्र और राज्य के बीच में जो संघवाद है हम्म वो कैसे, मतलब केंद्र और राज्य के हम्म संघवाद को किस तरीके से संघात्मक संरचना जो है स्टेट और यूनियन के बीच झगड़े का स्वरूप लिए हुए है, कैसे यूनियन और स्टेट के बीच जो है संघवाद की संरचना संघर्षमयी हो गई हैज बिकम, है ना। ये कह रहा है कि किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर जो है देश का, वो यूनियन और स्टेट के बीच में क्या बन गया है, संघर्ष, झगड़ा। पहले तो इतना समझना पड़ेगा, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब तो दोनों के बीच अच्छे संबंध, दोनों के पावर का बंटवारा, है ना, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, शेड्यूल 7, ये सब तो डिफाइंड है। तो ये कह रहा है कि अरे वो सब तो डिफाइंड है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि हाउ फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर समझ गए, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, 7th शेड्यूल में है। क्या है उसमें, यूनियन और स्टेट के बीच का जो पावर का बंटवारा है, दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर। यही है ना, कनाडा से लिया है, कहाँ से लिया है संघवाद, कनाडा से लिया है। तुम लोग को ज़्यादा पता होना चाहिए, ये प्री यूरी में आता रहता है। तो ये पूछ रहा है कि यूनियन और स्टेट के बीच संघात्मक संरचना झगड़े का रूप में क्यों जो है दिखाई पड़ता है, क्यों होता है। तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा कह रहा है कि जो भी डिस्कस करना है उसको इन रेफरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। अब देखिए अभी तक जो है आप पढ़ रहे थे 3 कोऑपरेटिव। अब चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलें आपको। तो फेडरल स्ट्रक्चर पहले तो ये जानना पड़ेगा ना, सर्किल नंबर 1 है ये फेडरल स्ट्रक्चर। आप जानते हैं इन द 7th शेड्यूल देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो देयर इज यूनियन लिस्ट on which union government will make the law. There are so many sectors, field, branches, departments, activities लिखी हुई है। और दूसरा है स्टेट लिस्ट, जो स्टेट की लिस्ट में दिया हुआ है। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। ये सब आप जानते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्वेश्चन है कि कैसे जो है फेडरल स्ट्रक्चर जो है कन्फ्लिक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है या दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है कि जब ये जो है इसके क्षेत्र में इंट्रूशन, घुसपैठ करता है, ये तो करता नहीं जल्दी कि कमजोर है ये, तभी ये जो है प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट की पैदा हो जाती है। इतना तो आप लिख लेंगे। अब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, जो ये आंसर हमने बताया ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, और आप यही लिख के आएंगे जो हमने अभी बताया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आपने ठीक से नहीं समझा तो ये लिख के आएंगे जो अभी हमने बताया, बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड था, ध्यान होगा। द पॉइंट इज दैट डिस्कस इन द रेफरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म। समझ गए, कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के संदर्भ में इस कथन को बताइए। तो अब आपने जो है 3 तरीके से पढ़ा है क्या फेडरलिज्म, कौन कौन,
कौन कौन पढ़े होगे यार, ये तो बोलो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना। दूसरा क्या है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और तीसरा क्या है? कन्फ्लिक्ट। तो ज्यादातर जरूरत होती है कोऑपरेटिव की, जिसकी कमी कभी कभी दिखती है। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है, आपको बता चुके हैं, आप लोग भूल रहे हो। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि राज्यों के बीच इस तरीके से कंपटीशन की फीलिंग बढ़ाना, जिससे कि वे लोग राजस्व का कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे, और जो ज़्यादा करेगा उसको सरकार ज़्यादा फंड देगी। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव, प्रतियोगी। सारे स्टेट को कह दिया किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि whosoever will collect the tax in the high volume, that state will get extra marks. Extra mark means extra budget. क्लियर है? तो दैट इज कॉम्पिटिटिव। और कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब राज्य के बाउंड्री में बिना उसकी सहमति के सीबीआई घुस जाती है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। खबरदार, विदाउट माई प्रायर परमिशन हाउ डेयर टू इंटर इनटू माई एरिया विदाउट माई प्रायर परमिशन, एंड यू स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। ये टसल कई बार आपने देखा होगा टीवी में। तो कन्फ्लिक्ट समझ में आ गया, कॉम्पिटिटिव भी समझ में आ गया, और कोऑपरेटिव भी समझ में आ गया। सहयोग करना, जैसा कि उसमें दिखाई दिया। क्वेश्चन ये नहीं है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन ये नहीं है। यहाँ तक तो आप पढ़े हैं, ठीक ठाक पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा। ना कोऑपरेटिव पूछ रहा है, ना कॉम्पिटिटिव पूछ रहा है, ना कन्फ्लिक्टिंग पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म। अभी हमने आपको बताया ना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरल। एक ही बात, शब्दों का जाल है, फंसा देगा आपको, फंस जाइएगा। अब सोचिए, आपको सब आंसर आते हुए भी आप गलत लिखेंगे या नहीं लिख पाएंगे, क्या होगा? यही होगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म इज रिप्लिका, सिनोनिम्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है ना? बस उतना चेंज कर दीजिए, आंसर डिराइव हो जाएगा। तो झगड़े का कारण क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के संदर्भ में बताना है। तो जो अभी हमने बताया कॉम्पिटिटिव, उसमें क्या है कि आपने कहा कि जो ज़्यादा कलेक्शन करेगा दैट स्टेट विल गेट मोर फंड, है ना। बट द टाइम व्हेन द डिवीजन ऑफ बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड इज प्लान, in that time you just forgot your commitment given to the state, and you making differentiation between the states by allotting the fund means capital fund। आपने कहा था कि मुझे जो ज़्यादा देगा कमा के उसको इतना देंगे, अब हमने ज़्यादा दिया तो आप मुझे 5 रुपये दिया, वो कम दिया तो उसको 6 रुपये दिए। दैट इज। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री विद ए ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन ए सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड टेंशन in India's political system. One aspect of this conflict is administrative federalism, which refer to the division of administrative power and function between the central and the state. ठीक है ना? Administrative federalism in India has been a subject of controversy since the country's independence. The Constitution of India provides for a federal structure of governance where the central government has certain power while the state government have their own set of power. However, in practice, the central government has tended to dominate over the state, particularly in matters related to finance, planning and administration. Finance. समझ में आया? आगे पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर दोबारा बताएंगे। One of this conflict in the uneven distribution of resources between the central and the state. The central government has more resources at its disposal than the state, which gives it an advantage in controlling administrative matter. कहेगा कि नहीं दूंगा पैसा, जाओ, कम देगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाने के लिए, अच्छा सीबीआई को नहीं जाने दे रहे थे, अब हम तुमको कम पैसा देंगे, तो दैट इज दादागिरी। वही कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर रिसोर्सेज at its disposal than the state, which gives it an advantage in controlling administrative matter. Additionally, the central government has the power to override a state decision in a certain situation, which can be seen as a violation of state autonomy. Another reason for the conflict is the lack of clarity in the division of power between the central government and the state government. This has led to overlapping responsibility and dispute over the implementation. Conflict between Union States and India has been further exacerbated by the rise of regional political party. This has led to the demand and greater decentralization of power. ये तो in conclusion, administrative federalism in India has become a source of conflict between the union and the state due to the uneven distribution of resources. यही जो है सबसे बड़ा रीजन है जब वो बेईमानी शुरू हो जाती है। एंड लैक ऑफ क्लैरिटी इन द डिवीजन ऑफ पावर। टू एड्रेस दिस इशू देयर नीड्स टू बी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड डायलॉग। से फालतू सब मतलब कॉमन चीज है। अब आप पूछ रहे थे, वो पूछिए। आप कुछ पूछ रहे थे ना। एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के रूप में उसको समझाना था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म जो है ये तीनों सेगमेंट में अगर आप देखेंगे, तीनों सेगमेंट क्या हुआ? कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेडरलिज्म है वो बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो लेजिस्लेशन है और एक सिविल और एग्जीक्यूटिव है, जिसमें दो है। तो लेजिस्लेशन की बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है किसकी? एग्जीक्यूटिव की। तो जहाँ पे स्टेट लिस्ट दिया है उसमें वो छेड़छाड़ नहीं करती सरकार, है ना। अगर बनाना होता है स्टेट लिस्ट पे कोई कानून तो आपको मालूम होगा कि राज्यसभा जो है रिजोल्यूशन पास करेगा, 249 पता नहीं क्या है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ झगड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। और इफ यूनियन डिजायर टू मेक द लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट देन दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट सपोज टू फ्रीली इम्प्लीमेंट और पासिंग द बिल। नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे राज्यसभा की शक्ति दी हुई है ना, कि पहले राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा एंड आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन लोकसभा कैन। तो बिना राज्यसभा की सहमति के कुछ हो ही नहीं सकता। तो दैट इज संप्रभु, दैट इज